सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म सितम करके बहुत सा ख़जाना जमा किया और शहर से बाहर जंगल में एक खुफिया गार में वो ख़जाना छुपा दिया। उस ख़जाने की 2 चाबियाँ थीं, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके बड़े काबिल भरोसा वज़ीर के पास। इन 2 के अलावा किसी को उस खुफिया ख़जाने का पता भी नहीं था। अच्छा, एक दिन क्या होता है, एक दिन सुबह को बादशाह अकेला सैर को निकला और अपने ख़जाने को देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर उसमें दाखिल हो गया। ख़जाने के कमरों में सोना जो था, चांदी उसके ढेर लगे हुए थे, हीरे जवाहरात अलमारियों में सजे हुए थे और दुनिया के कीमती तरीन जो जवाहरात हैं वो कोने कोने में कहने बिखरे हुए थे। इतना ख़जाना था और वो उनको देखकर बेहद खुश हुआ। अच्छा, इतना ख़जाना मैंने जमा कर लिया। अब इस दौरान क्या होता है, वज़ीर का उस इलाके से गुजर हुआ, उसने ख़जाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। उसे ये लगा कि कल रात जब वो ख़जाना देखने आया था शायद उस वक्त वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया हो। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उधर बादशाह जब अपने ख़जाने का जायज़ा लेकर फारिग हुआ तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन बादशाह क्या देखते कि दरवाज़ा तो बंद हो गया, दरवाजे को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। बादशाह देखकर घबरा जाता है और बुखलाहट में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पिटना शुरू कर देता है और चीखना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ दूर दूर तक कोई मौजूद ही नहीं था, तो सुनता कैसे, दरवाज़ा कैसे खोलता। फिर क्या होता है कि फिर वो अपने ख़जाने की तरफ जाता है और उनसे दिल बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत उसे तड़पाना शुरू कर देती है। वो फिर भागकर दरवाजे की तरफ आता है, लेकिन दरवाज़ा उसे बंद ही मिलता है। बादशाह ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते कि शायद कोई मदद को आ जाए, लेकिन वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं होता। वो निढाल होकर दरवाजे के पास ही गिर जाता है। जब बादशाह भूख प्यास से बुरी तरह तड़पने लगा तो वो रेंगता हुआ हीरों की तिजोरी तक पहुंचा और उसने उसे खोलकर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत कहने के लाखों में थी। उसने बड़े खुशामदाना अंदाज में कहा कि ए लखपति हीरो, मुझे एक वक्त का खाना दे दो, पानी का एक गिलास दे दो। उसे ऐसा लगा जैसे वो हीरे ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रहे हैं और उसने इन हीरों को दीवार पर दे मारा गुस्से में। फिर वो खुद को घसीटता हुआ मोतियों के पास चला गया। फिर मोतियों से वही अल्फाज कहने लगा जो हीरो से कहे, यानी भीख मांगने लगा कि पानी दे दो, रोटी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, चमकदार मोती हो। लेकिन मोतियों ने भरपूर कहका लगाया और कहा कि दौलत के पुजारी शख्स, काश तूने दौलत की हकीकत समझ ली होती। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई जो दौलत है वो तुझे एक वक्त का खाना और एक पानी का गिलास नहीं दे सकती। अब ये सुनते बादशाह चकरा कर गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने सारे हीरे और मोती बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बना लेता है। उस पर लेटकर वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता है, लेकिन उसके पास कागज़ भी नहीं होता और वहाँ पे कलम भी नहीं होता। अब बादशाह पत्थर से अपनी उंगली कुचलता है और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख देता है। हुकूमती ओहदेदार बादशाह को तलाश करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें बादशाह कहीं नहीं मिलता। जब कई दिन की तलाश बेकार चली जाती है तो उसके बाद बादशाह का वही वज़ीर ख़जाने के मुआयने करने के लिए जो आता है वो क्या देखता है कि बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा हुआ है और सामने की दीवार पर खून से लिखा है क्या, ये सारी दौलत एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। काश हमारे जो रहबर हैं ये भी इस हकायत से कुछ सबक सीख लें कि एक तो मिलने वाला इक़्तिदार हमेशा का नहीं होता और कोई ताकत, कोई दौलत ज़्यादा देर तक ज़ात को सुकून या तस्कीन नहीं दे सकती। कितनी देर तक अब दिल बहला लेंगे दौलत से, हीरों से, मोतियों से, जवाहरात से, फिर क्या होगा। असल जो खिदमत है ना, जो आपको सुकून देती है वो है दूसरों की भलाई, जिससे आपको सुकून की नींद आती है। कभी करके देखें। नाइंसाफ़ी और ज़्यादती करने वाले हमेशा बेसुकून रहते हैं, नुकसान भी उठाते हैं और सुकून की नींद भी नहीं सोते हैं। जैसे कि शिकायत में बादशाह लोगों पे क्या करता था, जुल्म करता था, जुल्म करके क्या इकट्ठा करता था, दौलत इकट्ठी करता था, लेकिन अंजाम क्या हुआ, इतना बुरा कि इतनी दौलत के बावजूद उसकी भूख और प्यास नहीं बुझा सकी दौलत, हीरे मोती जवाहरात, और मौत हो गई उसकी। हमारे रहबरों को भी समझने की ज़रूरत है कि अपना भला करने के बजाय सियासत के असल मकसद को समझे। क्या कहा जाता है सियासत के बारे में, सियासत एक इबादत है। इबादत समझ के करें ना। सियासत का असल मकसद क्या होता है, मुल्क की, कौम की खिदमत करना। लेकिन इक़्तिदार और हुक्मरानी एक बड़ा, वो कहते हैं, बुरा चस्का है। चस्के का मतलब समझते हैं ना,
जो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है, कुछ भी मतलब कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है। अब मुल्क इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम आपस की लड़ाइयाँ जो लड़े चले जा रहे हैं, इसमें उलझे ही रहे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कभी सोचिएगा आखिर कब तक? इस मुल्क के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन यहाँ तो आपस की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। इसने इसको ईंट मार दी, उसने जवाब पत्थर से दे दिया, उसने कहा मैं बड़ा पत्थर उठा के मारूंगा कल। सारा दिन ये सोचते रहते कि आज इसने किया तो कल मैं ये करूँगा। इस मुल्क में बहुत से मसाइल हैं अल्लाह के बंदो, और बहुत से मसाइल की जो उलझने ना उसमें उलझा पड़ा है हमारा मुल्क। लेकिन हमारे जो रहबर हैं इनके अपने मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं। इन मसाइल की गिरे खोलने की बजाय ये मज़ीद इनको ना उलझाए चले जा रहे हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? यकीनन महंगाई। लेकिन जैसे ही वो जो राना शमीम साहब की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात की बुछाड़ हुई, उसके बाद हुआ क्या? ऑपोजिशन जो पहले महंगाई करती थी ना, अवाम का दर्द, अवाम का दुख, हाय बेचारी अवाम, हाय ये महंगाई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हवाओं का जो रुख है वो अपनी जानिब, उनको लगा शायद हमारी जानिब भाग गया, तो महंगाई तो उनको भूल गई और इदारों पर चढ़ाई याद आ गई। अब मुस्लिम लीग नून ये तासुर दे रही है कि अदलिया और जो दीगर इदारे हैं जिनके बारे में नून लीग कहा करती थी कि वो जानिबदार हैं, बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। हालांकि नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातों को चाहिए ये था कि वो शख्सियात के पीछे इदारों को तो मुतनाज़ ना बनाए। शख्सियात और इदारों में फ़र्क होता है ना। कोई शख्सियत है, कोई भी है, और एक पूरा इदारा है, ये इदारों को मुतनाज़ बना देते हैं। लेकिन हुकूमत के बकौल नून लीग यही चाहती है और इदारों को मुतनाज़ बनाकर ये बेसिकली अपने आप को मजलूम साबित करना चाहती है। अब हक़ाइक़ क्या हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी खोज में है। आज अदालत में इस केस की जो समाअत हुई है उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ज़रा सुनिएगा। आज जो होने वाली समाअत है ना, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मुतालिक इल्ज़ामात पर जंग और जियो ग्रुप के जो सरबराह हैं मीर शकीर रहमान और सहाफ़ी अंसार अब्बासी और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जो चीफ जज हैं राना शमीम साहब, उनको शोकोज़ नोटिस जारी करके 7 रोज़ में जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इस केस के जो अहम किरदार हैं राना शमीम, वो गैर हाजिर रहे। उस पर जो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बेटे, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि वालिद साहब रात को ही इस्लामाबाद पहुँचे, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकें। अच्छा, समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि कोशिश है कि लोगों का एतमाद बहाल हो, हम अदलिया और इंसाफ की फराहमी की मजबूती चाहते हैं। मीर शकीर रहमान साहब को मुखातिब उन्होंने किया और कहा कि इस अदालत ने आपको ना चाहते हुए बुलाया, ये आईनी अदालत है, क्या लोगों का अदालतों से एतमाद उठाया जा रहा है? अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है लेकिन सोशल मीडिया की नहीं। आपकी रिपोर्ट की वजह से साबिक चीफ जज को नोटिस किया गया और मौजूद जज अतर मीनुल्लाह का मज़ीद ये कहना था कि मुझे मेरे जजेस पर एतमाद है, अगर एतमाद ना होता तो ये केस नहीं होता, अदालती कार्रवाई बेहतर अंदाज में नहीं चल सकती। इस हाई कोर्ट में हर जज ने आवाम का एतमाद बहाल रखा है। हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ज़रूर करें मगर लोगों का एतमाद ना उठाएं। यह है अदालत की समाअत की कहानी का कहले मुख्तसर अहवाल। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत तारीख है जी 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बड़ी गहरी और मेरे ख्याल से ज़बरदस्त बात की है। वो क्या कि अदालतों के, ज़रा गौर से सुनिएगा क्या बात, कि अदालतों के जजेस पर तनकीद करनी है तो ज़रूर करें तनकीद, लेकिन लोगों का जो एतमाद है अदलिया से वो उठाने में अपना किरदार अदा ना करें। अब अदलिया और उसके मौजूद जजेस ने पहले भी बहुत तनकीद बर्दाश्त की है, ख़ासतौर पे नून लीग ने। इन्होंने तो हद ही कर दी ना अदलिया पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाने की, और संगीन किस्म के इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगाए गए। लेकिन मौजूद जजेस ने हमेशा सब्र का मुजाहरा किया और अतर मीनुल्लाह तो अब भी तनकीद बर्दाश्त है। लेकिन एक हकीकत ये है कि अदलिया को सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाने का काम भी जारी है और हुकूमत कहती है कि ये काम अपोजिशन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा है, उनका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइए। अरे सुना आपने जरदारी साहब को, वो नून लीग पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि जजेस को डराने, धमकाने और उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की आदत नून लीग की रही है। और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान आसिफ अली जरदारी साहब से सहाफ़ियों ने मुख्तसर बात की और एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि एक साबिक जज ने बयान हल्फी दिया है कि साकिब निसार ने मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़मानतें मुस्तरद करने का कहा था और उस पर आपका मौक़िफ़ चाहेंगे, क्या कहते हैं आप?
जवाब में जरदारी साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ मेरी बेटियों जैसी हैं। मरियम नवाज़ की दरख्वास्त से मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा, हम पहले ये रास्ता देख चुके हैं। माजी में जस्टिस क़य्यूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की एक टेक भी थी, और अब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात कही है ना, इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब नाज़रीन, एक क्रेडिट पीपल्स पार्टी को बहरहाल ज़रूर यहाँ पे जाता है, वो क्या कि वो केसेस के बावजूद अदालतों पर हमले नहीं कर रही, तनकीद नहीं कर रही बिला वजह, बल्कि वो उन मुकदमात का सामना कर रही है। और जरदारी साहब आज एहतसाब अदालत की पेशी भुगत कर आए, लेकिन उनकी ज़बान पर कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई तनकीद नहीं है, बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं, नहीं। अच्छा, जरदारी साहब ने ये पेशगोई की है कि जी ये हुकूमत जो है ना, ये 5 साल पूरे करते हुए उन्हें नज़र नहीं आ रही जरदारी साहब को। खैर ये उनकी एक अपनी राय है, जिन्होंने यकीनी तौर पे हालात को देखते हुए बताइए, एक्सपीरियंस बंदे हैं, ये तजर्बा रखते हैं सियासत का। अब हुकूमत ये कहती है, अच्छा एक तरफ जरदारी से बड़े कॉन्फिडेंट है ना कि हुकूमत 5 साल पूरे करते हुए नहीं नजर आती है, अब हुकूमत भी उतनी कॉन्फिडेंट, वो कहते हैं कि जी हम 5 साल भी पूरे करेंगे और अगली बारी भी हमारी होगी। हुकूमत ये भी कहती है कि नून लीग के पास सियासत करने के लिए मवाद हाथ आया, और नून लीग एक बार फिर अदलिया को मुतनाज़ बनाने के लिए ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा कर रही है। ये बात गलत भी नहीं लगती, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बार फिर से, एक होता है तनकीद करना, एक होता है क्रीज से निकल कर अदलिया पे तनकीद करना, वो सिचुएशन है। ज़रा क्लिप देखिएगा, आप समझ जाएंगे। अरे सुना आपने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट पर सवालात उठा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मुल्क का चीफ जस्टिस बेल के मामलात में मुदाखलत करता है, मुल्क का चीफ जस्टिस इंतखाबात पर अपनी मुदाखलत करता है, क्या इन लोगों को हिसाब नहीं देना होगा। और अब्बासी साहब साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक राय का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस अपने आप को क्लियर ना कर सके तो फिर कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा, एतमाद करेगा, सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहने के लगे हाथों एक बार फिर से चेयरमैन नैब पर भी सवालात उठा दिए, और ये तो उनका फेवरेट टॉपिक है अब्बासी साहब का। क्या जी कहते हैं कि चेयरमैन नैब ने जो रकम रिकवर की है वो कहाँ गई है, और एक दिन यही चेयरमैन नैब इसी अदालत में खड़े होकर इसका जवाब दे रहे होंगे। नैब मुल्क के सियासतदानों के एहतसाब के लिए बनाया गया था, अब चेयरमैन नैब ये बताएं कि उन्होंने सियासतदानों से कितनी रिकवरी की है। अब नून लीग इदारों के हवाले से ये जिस तरह का रद्दअमल दे रही है, इससे हुकूमत ये समझ रही है कि नून लीग अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है, ताकि जो इंतकामी कार्रवाई है उसका बहाना बनाकर खुद को ड्राई क्लीन किया जा सके। अच्छा, हुकूमत इस अहम मामले पर अदालतों और मौजूद जजेस का ऐवान में दिफा कर रही है, जबकि अपोजिशन ऐवान में भी बात का कहना है कि बतंगड़ बना रही है, बतंगड़ बनाती हुई दिखाई दे रही। क्लिप होगा अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों दोनों का, ऐवान वाला, ज़रा चलाइएगा। अरे सुना आपने, अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को किस तरह कैद में रख के इन दोनों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से बाकायदा रोका गया है, उनको कैद की सज़ा सुनाई गई, उनकी आज़ादी छीनी गई। अच्छा, ख्वाजा आसिफ अदालत और मौजूद जजेस को निशाना बना रहे हैं, बाकायदा निशाना बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी अदालत की कुर्सियों पर बैठे जज जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त बख्शी है, वो ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं जिससे मुल्क के इंतखाबात असरअंदाज होने लगे हैं। और ये असद महमूद ताना मारते हुए कहते हैं कि जी अब जजेस का ज़मीर जाग रहा है और हकाइक सामने आ रहे हैं। अच्छा, असद उमर जवाब भी वार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नून लीग वाले ऐसे जजेस चाहते हैं जो शरीफ बरादरान को टेलीफोन करके कहें कि क्या हुक्म है मेरे आका। अब हुकूमत और अपोजिशन में आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी ना सिर्फ बढ़ चुकी है बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। राज सईद साहब आपको पता है अक्सर गर्म जोशी का मुजाहरा करते हैं, तो गर्म जोशी के साथ वो अपोजिशन पर अपना गुस्सा उतारते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रा मुराद सईद साहब का क्लिप भी चला दीजिए। अच्छा, मुराद सईद क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने राना शमीम को 2015 में गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज लगाया, और ये नून लीग को ताना देते हुए कहते हैं कि नून लीग को अपने मतलब के जज चाहिए जो उनकी मर्जी से फैसले करें, और अगर उनकी मर्जी से फैसले नहीं होते तो फिर उनकी नज़र में इदारे ही ख़राब हो जाते हैं, जुडिशरी ही ख़राब हो जाती है। और ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में चोरी का, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा स्कैंडल हो और उसमें नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का नाम ना हो। 40 साल का मनी ट्रेल इमरान खान ने अदालत में जमा करा दिया, लेकिन जब कमाई हराम की हो तो फिर उसकी रसीदें तो नहीं मिलती हैं, फिर इसी तरह डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मुरासिर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लेते हुए कहा कि उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को कहा था कि मियाँ साहब फ़िक्र ना करो, लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि ना कौम भूलेगी और ना मैं भूलने दूंगा, और यही वजह है कि आज भी नून लीग की करप्शन पर बात होती है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब भी नून लीग की क्लास लगाते हुए नज़र आ कि नून लीग जब मुश्किल में होती है तो इस तरह की साजिश खुद ही आ टपकती है। ज़रा चौधरी साहब का क्लिप चलाइएगा।
सुना आपने फवाद चौधरी को, कहते हैं जी कि ये अब ट्रेंड बन गया है कि जब भी नून लीग की तारीख अदालतों में लगने वाली होती है तो नून लीग के लोग जजों और अदालतों को ख़राब करने के लिए पूरा मैकेनिज़्म तरतीब देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जबकि शहबाज गिल भी झूठी खबरें देने वालों को बाकायदा ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रा इनका क्लिप भी चला दीजिएगा। शहबाज गिल कहते हैं वही नोटरी पब्लिक है जिसने नवाज शरीफ के डॉक्यूमेंट्स पर मोहर लगाई और अब इसी ने राना शमीम के डॉक्यूमेंट्स पर भी मोहर लगाई है। अब ऐसे में ये पता करना ज़रूरी है कि राना शमीम किसके कहने पर लंदन गए, उनको इतनी देर बाद ये ख्वाब क्यों आया। अच्छा नाज़रीन, अब एक तरफ ये एक अहम मामला चल रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर हालात जो हैं उठने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। सिराजुल हक साहब ने भी कुछ फरमाया है, बल्कि हुकूमत को बड़ी खरी सुना दी है। ज़रा उनका क्लिप भी चला दीजिएगा। सिराजुल हक साहब को इमरान खान साहब की पॉलिसी से बड़े नाला हैं, सख्त नाराज़ हैं। अच्छा, एक बात हकीकत है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना, उसकी वजह से ना सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो चुके हैं। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि अब हुकूमत ने मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास है वो बुध को बुला ली है और ये वही इजलास है जो पहले इत्तेहादियों के नाराज़ होने की खबरों पर मौखिर हुआ था। सिचुएशन से लगता है कि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को राज़ी कर लिया, मना लिया, इसीलिए ये जो इजलास है ये बुलाया गया है। शेख रशीद साहब इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्लिप चलाइएगा। ठीक, आपने शेख साहब को कहते हैं कि जी तमाम जो इत्तेहादी हैं वो राज़ी हो गए। EVM वोटिंग मशीन पर वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को खुद दूर किया है। अब इंशाअल्लाह हुकूमत EVM मशीन समेत जो दीगर बिल्स हैं वो ऐवान में पेश कर देगी। और दूसरी जानिब मौलाना साहब क्या कहते हैं कि जी हुकूमत इत्तेहादियों की गर्दन पर बूट रख कर उन्हें इजलास में शिरकत पर मजबूर कर रही है। मेरे ख्याल से हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अवामी मसाइल का हल निकाला जाए, इसलिए वो इत्तेहादियों को मना रही है। अब अपोजिशन इजलास में हुकूमत से निमटने के लिए अपनी तैयारी भी कर ली है और मेरे ख्याल से ये ऐवान है, मैदान जंग तो है नहीं। यहाँ पे अवामी मसाइल हल करने के लिए अपोजिशन और हुकूमत अगर एक पेज पर आ जाए तो बड़ा ही बेहतर हो। अगर ना आए और ये सब कुछ चलता रहे जो चलता रहता है तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। उनका यह कहना था कि जी इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो मुद्दत पूरी नहीं करेगी। वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि जी इमरान खान साहब को लाने वाले बेतराफ़ करें कि उनसे गलती हो गई है, अब उस गलती को कैसे ठीक करें ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। अच्छा, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने राना शमीम से मुतालिक सवाल पर यह कहा कि जस्टिस क़य्यूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की टेप मंजर आम पर आई थी, हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। अच्छा, दूसरी जानिब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बिलावल ज़रदारी साहब से शहबाज शरीफ साहब की फ़ोन पर बात हुई और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और अपोजिशन के लाहे अमल पर तबादला ख्याल भी किया गया। और अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ अब ये जो हिकमत अमली है या स्ट्रैटेजी है ये क्या होगी, तमाम ज़हनों में सवाल गर्दिश कर तलाश करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। धामरा साहब, ज़रदारी साहब ने कहा है कि वो जस्टिस क़य्यूम की टेप और ये रास्ता पहले ही देख चुके हैं। अब इस मामले पर विफाकी हुकूमत ये कह रही है कि जो राना शमीम का ये हलफनामा है ये किसने तैयार करवाया है? नवाज शरीफ साहब ने। पीपल्स पार्टी को क्या लगता है, क्या सही कह रही है विफाकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सिर्फ कोट किया है एक वाक़े को, जस्टिस क़य्यूम वाली को, जो बिल्कुल आया है और तारीख़ का हिस्सा है। उससे पहले भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ क्या कुछ होता रहा और इदारों को किस तरह इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो एहतसाब होता था, इदारे बनाए गए थे और आपने देखा कि उन इदारों के सरबराह सैफुर रहमान साहब ने पाँव पड़ के रोते हुए माफ़ी भी ली, ज़रदारी साहब ने माफ़ कर दिया। मगर कौम के अरबों रुपए उन रेफरेंसों पर लगाए गए बीबी के ख़िलाफ़, ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़। इसी मुल्क की अदालतों ने उन्हें फिर बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी किया और ज़रदारी साहब आज भी अपने ख़िलाफ़ होने वाले तमाम एहतसाबी जो एक मुहिम चली हुई है उनको फेस करते हैं, इसी मुल्क की अदालतों में भी फिरते हैं और अपना इलाज भी कराते हैं। और जहाँ तक आपने ये कहा कि वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में आज की स्टेटमेंट को ज़रा आप फर्स्ट स्पीच जो फ्लोर ऑफ द हाउस की थी ज़रदारी साहब ने इस हुकूमत बनने से पहले, उन्होंने कहा था कि इनको हम नहीं गिराएंगे, ये खुद गिर जाएंगे अपने वजन तले, अपनी नाहली तरह। उस टाइम तो पता नहीं था, मगर अब तो ये साबित हुआ है कि वज़न अपनी जगह, मगर इनकी नाहली जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आया हो चुकी है और ये अपनी नाहली की वजह से भी गिरेंगे।
तो इसलिए ये तो डेफिनेटली चीज़ें आप भी देख रही हैं, महसूस कर रही होंगी और पूरी कौम कर रही है। सही। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि वही बात की ये अपनी नाअहली की वजह से या अपनी नालायकी की वजह से खुद गिर जाएंगे, तो क्या अपोजिशन को अभी भी लगता है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी को, कि ये अपनी नालायकी की वजह से, जिस तरह कि आप लोग कहते हैं, खुद गिर जाएंगे और इसीलिए अपोजिशन ना लॉन्ग मार्च करिए ना एक साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक ला रही है? हम ये समझें कि अब हुकूमत खुद गिरेगी, आप लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अनकॉम्पिटेंसी है और झूठ पे झूठ है। और एक वैसे तो अपोजिशन जो है इनके झूठ को पकड़े और उनके ऊपर तनकीद करे। आपने देखा कि इनके वजीर एक टॉक शो में बात करके एक जाता था, अगले टॉक शो में उसी दिन किसी दूसरे चैनल पे दूसरा वजीर उस बात की तरदीद करता है। अब इनके वजीर कहते हैं कि जो ग्रुप था एक जिसको उन्होंने कालंदम करार दिया, उनसे होने वाले मुआहदे पे हल्फन कहता हूँ कि पता नहीं, और वही वजीर दाखिला भी हैं। तो इस तरह के मामलात इनके अंदर से हैं। अपोजिशन की तहरीक अपनी जगह पे, और अपोजिशन जो तहरीक चला रही है, इन्होंने जो सुनामी में, महंगाई की सुनामी में डुबो के रख दिया है कौम को। ज़ाहिर है अपोजिशन को कौम की नुमाइंदगी करनी है, उसकी आवाज़ बननी है। तो अपोजिशन तो अपना पुरअमन, अपोजिशन ने लॉकडाउन नहीं किया मुल्क को जिस तरह इन्होंने किया था कि हम लॉकडाउन करेंगे। अच्छा, अपोजिशन ने बिजली के बिल नहीं जलाए। अपोजिशन ने कौम को ये नहीं कहा कि महंगाई का जो जिक्र किया, अवाम महंगाई में तो अवाम वाकई पिसकर रह गई है। तो धामरा साहब, अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हुकूमत इतनी नालायक है, नाअहल है या निकम्मी है कि अवाम जो हैं, अवाम भी परेशान हो गए हैं, तो फिर अगले इलेक्शन में जारी बात है जो परफॉर्म नहीं कर सकेगा उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको इक़्तिदार नहीं मिलेगा, तो इलेक्शन का इंतजार क्यों ना किया जाए? हमने देखे, आप एक फिर दूसरी स्पीच को मैं कोट करना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा जब पहली मरतबा पार्लियामेंट वजूद में आई और जो फर्स्ट स्पीच मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी, क्या कहा था उन्होंने कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा था कि हम आपको मईशत पे आपसे COD करने के लिए तैयार हैं। क्या रेस्पॉन्स था सामने? अब ये 3 साल में इतने फंस चुके हैं इक़्तिदार से, इन्हें समझ नहीं आती कि इक़्तिदार किया कैसे जाता है। यही पाकिस्तान था और हमारी भी हुकूमतें गुजरी हैं। उस वक्त इस मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पे थी। उन सारी दहशतगर्दी के बावजूद, महदूद वसाइल के बावजूद इतनी बड़ी महंगाई नहीं थी। आज तो पूरी कौम, ये तो अपोजिशन का मौक़िफ़ है, ये पूरी कौम का। आप रुख करें बाज़ारों का, ये कैमरा आप बाज़ारों में ले जाएं, आप 100 फ़र्दों से अगर आप इंटरव्यू लें तो एक भी नहीं होगा जो इनको लायक कहेगा, हर कोई नालायक कहेगा। तो नालायकी जो है वो इनके गले पड़ चुकी है और ये अब मज़ीद इक़्तिदार में रहना कौम के लिए नुकसानदा है। जो ड्राइवर इतनी भरी कोच को लेके जाए और वो अनाड़ी हो, तो अब उन मुसाफिरों की ज़िंदगी का मामला है, अब इस कौम की ज़िंदगी का मामला है कि उनके वज़ीर आज़म जो हैं वो अनाड़ी खिलाड़ी हैं। अच्छा, धामरा साहब, एक तरफ जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे ये जो हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, और आपने भी इसमें कहा कि बड़ी कॉन्फिडेंट है अपोजिशन, तो फिर हुकूमत भी उतनी कॉन्फिडेंट नज़र आती है। अब समझ नहीं आती कि हुकूमत के कॉन्फिडेंस को देखा जाए, अपोजिशन के कॉन्फिडेंस को देखा जाए, क्योंकि हुकूमत तो यहाँ तक दावा करती है कि ना सिर्फ वो ये वाली मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि वो कहते हैं इस मुद्दत के साथ साथ अगली हुकूमत भी 5 साल के लिए PTI की ही होगी। तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह आपको क्या नज़र आती है? दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अगर वो दिल को बहलाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके लिए काम तो और कोई है नहीं। PTI का अब अगर कोई काम है तो टॉक शो में आके कौम का टाइम जो है वो ज़ाया करना और झूठ पे झूठ बोलना और ये ख्वाहिश का इजहार करना कि हम अगली मरतबा भी हुकूमत में आएंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इस कौम पे रहम करे कि अगर यही हुकूमत फिर आनी है तो 1000 रुपये पेट्रोल मिलेगा। गैस जो अभी 3 टाइम मिलने के शेड्यूल बन रहे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। बिजली का बल्ब जो है वो किसी घर में कोई ऑन नहीं कर सकेगा। अगर इनका यही इरादा है तो कौम ऐसे इरादे में इनका साथ नहीं देगी। बाकी ये टॉक शो में इस तरह के इज़हार करते रहें और इस तरह के बयानात भी देते हैं। आज आपने देखा कि फवाद चौधरी ने माफ़ी मांगी है कि इदारे से, तो ये नाक रगड़ रगड़ के अभी जिस अपोजिशन को चोर चोर कहते थे अब ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमसे बात करें। तो ये क्या है? ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी है, ये नालायकी है, ये डगर है, ये गुरूर था जो आस्ता आस्ता टूट के 3 साल में वो कौम के सामने आया हो चुका है। ठीक। अच्छा धामरा साहब, शहबाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब के साथ बिलावल जरदारी साहब के जो राब्ते हुए हैं, PDM ने पीपल्स पार्टी पर एस्टेब्लिशमेंट से डील तक के इल्ज़ामात लगाए थे, फिर भी पीपल्स पार्टी दोबारा कैसे फजल रहमान साहब और नवाज लीग पर एतमाद कर सकती है? देखें, आपका सवाल जो है वो बड़ा गुगली है। अपोजिशन के नाते मैं एहतराम करता हूँ PDM की क़यादत का और PDM की लीडरशिप का,
मैं ज़्यादा तो नहीं, बस इतना कहूँगा कि जब से पीपल्स पार्टी को निकाला गया था और जिस पॉइंट और नुक्ते की बुनियाद पर निकाला गया था, पीपल्स पार्टी तो पीडीएम से बाहर थी, मगर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल पीडीएम उस पर अमल कर रही थी। तो ये तो हमारा एक दूसरे से एहतराम का रिश्ता है अपोजिशन के नाते, क्योंकि हमने कहा था कि रिजिग्नेशन से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, धरना होगा, आप भी जुलूस निकालें अपने अपने सूबों से, हम भी निकालेंगे। हमने तैयारी भी कर ली थी। अचानक रेजिग्नेशन का मामला आया जहां पर डेडलॉक हुआ और वो चीज़ नहीं हो पाई। अब उनको भी एहसास है, क्योंकि बलूचिस्तान में आपने देखा कि उन्हीं जमातों ने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा भी हुए। तो मीन्स के पीपल्स पार्टी का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पॉइंट ठीक थी। इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे एहतराम है अपोजिशन के नाते तमाम पार्टियों। ठीक है, अच्छा धामरा साहब आगे चलते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा बिल इंतखाबी इस्लाहात का होगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है बड़े वाज़े अल्फाज में कि सारी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और सारे मुल्क अपने जो इंतखाबात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवा रहे हैं ताकि ये जो अमल है ये शफाफ तरीके से हो। लेकिन मुझे हैरत है कि हमारी अपोजिशन को मशीन से डर लगता है। धामरा साहब क्यों डर रहे हैं मशीन से? हम मशीन से नहीं डर रहे हैं, हम डर इस बात से रहे हैं कि अब पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है, जो ज़ीरो परफॉर्मेंस है, वो मशीनों के थ्रू किसी ने कान में बात कह दी होगी हमारे अनाड़ी खिलाड़ी को, या किसी ने पर्ची थमा दी होगी कि सर अब कुछ नहीं होना। अब आपको ये कौम जो है वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। वैसे तो वो कौम सुनने, तो कौम क्या, वो खाली कुर्सियाँ ही होती थी, मगर फोकस सिर्फ एक ही चेहरा होता था। हमारे तो जलसों को एक एक कुर्सी को चेक किया जाता है, मगर उसके लिए हमें डर ये है कि ये मशीन से एक धांधली का मंसूबा है। किसी ने ये बात कह दी होगी कान में साहब मौसूफ को कि यही एक तरीका है इज़्ज़त बचाने का और फिर से आने के दावों का। हम कह रहे हैं कि इस इंतखाबी इस्लाहात हों, एक एक नुक्ते पे बातचीत हो। एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के इजलास तक नहीं हुए। अब बात आ गई है नए इंतखाबात की। अब आपको याद आया है कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, और दूसरी बात, ये मशीनों से इंतखाब कौन कराएगा? पीटीआई कराएगी, हुकूमत कराएगी, ये कराएगी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है इसके बारे में आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें। अपोजिशन के मौक़िफ़ को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। क्या हुक्मरानों ने ये मशीनें ख़रीदनी हैं और क्या हुक्मरानों ने ये इलेक्शन करानी है? क्या निगरान सेटअप जो आएगा यही फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात होंगे, यही इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, यही शेख रशीद साहब होंगे, यही बोजदार साहब होंगे? ऐसा तो नहीं होगा। और जिस इदारे को ये इलेक्शन करवाना है वो ये हुकूमत के इन तमाम प्रोजेक्ट पर अदम एतमाद कह रहा है। वो कह रहा है कि बातचीत की ज़रूरत है, मगर जो टाइम था आपके पास बातचीत का, आपने चोर 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 कहते वो टाइम आपने ज़ाया कर दिया। अब डस्का की इलेक्शन में साबित हुआ कि आपकी सारी कमेटी मैनेजमेंट साहब का जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारे उस मामलात में इन्वॉल्व थी जो इलेक्शन में गड़बड़ कराना चाहते हैं। तो बेसिकली ये गड़बड़ करके ही आइंदा इलेक्शन में आ सकते हैं, वरना इनके पास कोई प्लेटफार्म नहीं है इलेक्शन में आने के लिए। अरे धामरा साहब, जो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ आता है इस चीज़ को लेके, वो कहते हैं कि जी अपोजिशन वाले सिर्फ शोर मचाते हैं, धांधली होगी धांधली होगी, क्योंकि जो भी हारता है, अब देख लेंगे यही होता है कि जो हारता है, हारने वाला कहते हैं मेरे साथ तो धांधली होगी, धांधली नहीं तारीखी धांधली होगी, घपला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब वो कहते हैं जी आप लोग सिर्फ शोर मचाते हैं, अपोजिशन सिर्फ शोर मचाने के लिए, अपोजिशन इसका हल या सोल्यूशन नहीं चाहती है, तभी हमारे साथ नहीं बैठते हैं इस्लाहात के लिए। देखें, पहली बात तो कौन सी बात में या कौन से इन्होंने किसी इश्यूज़ में सच बोला है, मुझे बताइए। कि अगर वो कह रहे हैं कि अपोजिशन गलत बात कह रही है, तो इस हुकूमत ने सच कब बोला है, सिवाय एक बात के कि उन्होंने कहा कि हम सुनामी लाएंगे, तो वो सुनामी ला के कौम को डुबो दिया है महंगाई की सुनामी में। ये एक सच के अलावा बाकी बताएं कि इन्होंने सच बोला कहाँ है? इन्होंने तो बुरान ही पैदा किए हैं ना। इसलिए ये इल्ज़ाम ये हुकूमत लगा रही है जिसने किसी भी मामले में सच नहीं बोला। तो इसको अगर कोई सच कहता है कि ये सच बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी वायदे किए उनमें से बताइएगा कि कौन से वादे पूरे किए। इन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाइए और ये क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। चीनी पे कमीशन बनी थी। अच्छा, चीनी का बहरान पैदा किया एक शख्स ने, जिसने चीनी को बाहर भेजने की बात की थी। एक वज़ीर साहब थे जिसकी वजह से चीनी बाहर गई। फिर जब बहरान हुआ, फिर काबीना का इजलास हुआ। फिर काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस बहरान का जो जिम्मेदार है उनको पकड़ें। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर साहब ने, तजारत के वज़ीर ने ये कहा था कि ये चीनी बाहर जाएगी। बोला ये गलत हुआ, पकड़ो। तो किसी ने बता दिया कि जनाब आली वो आप ही हैं, क्योंकि तजारत के वज़ीर इंचार्ज भी आप हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आप हैं। तो इसलिए ऐसे वज़ीर आज़म से आप ये कहें कि अपोजिशन जो है वो शोर कर रही है,
और जब अपोजिशन ने कहा कि हम आपसे बैठेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर जो कौमी सलामती के 2 इजलासों में कंटिन्यू जो है मिसिंग पर्सन है। अब ये अलमिया है इस कौम के लिए कि इस कौमी सलामती के हवाले से जो इजलास हो रहे हैं उसमें मिसिंग पर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब। और अपोजिशन ढूंढ रही है, अपोजिशन एहतजाज कर रही है कि चलो इस इजलास में तो आ जाओ, कोई और भी बैठा है, अगर आपको डर है अपोजिशन से तो कोई और भी बैठे हैं, मगर उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर या आने नहीं दिया गया या मिसिंग पर्सन थे या क्या मामला था। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर से अपोजिशन क्या बात करेगी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक करेंगे करतारपुर राहदारी के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने करतारपुर राहदारी खोलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत ने कल से करतारपुर राहदारी को खोलने का फैसला किया है। अच्छा, पाकिस्तान अपनी तरफ से पहले ही राहदारी खोलने का ऐलान कर चुका है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तान में 17 से 26 नवंबर तक गुरु नानक के 552वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 3000 भारतीय सिख यात्रियों को वीज़े भी जारी कर दिए हैं। अच्छा, अब दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस के लीडर और साबिक वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद की रिहाइशगाह को आग लगा दी गई है, और भारतीय मीडिया के मुताबिक आग लगाने से पहले इंतहा पसंद हमला आवरों ने उनकी रिहाइशगाह में तोड़ फोड़ भी की थी। सलमान खुर्शीद ने तोड़ फोड़ और आग लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान की मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, लगता है कि सिखों के अलहदा रियासत के लिए होने वाला जो रेफरेंडम है उसके बाद से जो भारतीय सरकार है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई है, और वो अब सिखों को मजीद नाराज़ नहीं करना चाहती, शायद इसलिए करतारपुर राहदारी कल से खोलने का ऐलान कर दिया गया। आप क्या समझते हैं? जी, मेरे ख्याल से आपका तज़किया सही है, क्योंकि तमाम अक़लियतों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन कर रहे हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये, और उनकी पुलिस जो है वो साथ देती है दहशत गर्दों का, शरपसंदों का, बीजेपी के लोगों का, चाहे वो सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दलित हों। तो और वो साफ साफ इसमें कोई मतलब छुपाते भी नहीं अपने ख्यालात को। अब ये जो आपने जिक्र किया है अपना, जो हमारे अपना सेक्रेटरी ख़ारजा सलमान खुर्शीद साहब, उनसे मैं मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, और उन्होंने हिंदुस्तान की सही मानों में बहुत अच्छी खिदमत की है, और उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो है बीजेपी के लोग जो हैं ये शरपसंद हैं और ये तशद्दुद करते हैं। अब उन्होंने वही तशद्दुद उनके घर पे कर दिया, तो उन्होंने खुद साबित कर दिया बीजेपी के शरपसंदों ने कि वाकई वो शरारत करने में आमादा रहते हैं। और अमित शाह साहब, आपकी बात सही है, थोड़ा प्रेशर में आए हैं, क्योंकि जो इंग्लिस्तान में रेफरेंडम हुआ है, सिखों ने किया है अलग रियासत का, उस पर भारत की रियासत ने इंग्लिस्तान की हुकूमत से एहतजाज भी किया कि आपने इनको इजाज़त क्यों दी इस काम की। लेकिन अभी किसानों को भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये देखते हुए उनको थोड़ा गुस्सा ठंडा करने के लिए करतारपुरा की जो है राहदारी खोलने की मेरे ख्याल में इजाज़त दी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये उन्होंने अपने, ठीक है जनरल साहब, ये आपने भी जिक्र किया, और ये जो सलमान खुर्शीद साहब हैं उन्होंने अपनी नई किताब में जो हिंदुत्वा पर चलने वाली तंजीमों का दहशतगर्द ग्रुपों से जो खासतौर पर मुआवजा किया है, उस पर इंतहा पसंद जो है वो ज़्यादा मुश्तिल हो गए, हमलावरों ने उनकी रिहाइशगाह को आग तक लगा दी। तो जनरल साहब, क्या सच नहीं साबित कर दिया उन्होंने? ये जो मुआवजा है बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल, जो उन्होंने बात लिखी है वो एक बहुत जिम्मेदार आदमी है, बैलेंस आदमी है। जो डिप्लोमेट होता है वो कभी भी कोई हकीकत से हटकर वो इस तरह की बात नहीं करता, और स्पेशली प्रिंट मीडिया में नहीं लिखता अपनी किताब में। लेकिन ये लोग सच्चाई को जो है तैयार नहीं है सच्चाई को पेश करने के लिए। अगर आपको याद हो, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे पहले, और जो बीजेपी की एक बहुत अहम रुकन थे, और उनकी किताब थी जिन्होंने आके पाकिस्तान में किताब की रहनुमाई की थी, उन्होंने कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ तारीफ़ी कलमात लिखे थे कि कायद-ए-आज़म साहब बहुत बासूर सियासतदान थे, अच्छे सियासतदान थे, ये थे। तो उन्होंने उनको बीजेपी से भी निकाल दिया, वो बिल्कुल सीट से गायब हो गए हैं अभी, अगर आपको याद हो। तो ये तो बहुत सख्त मतलब कि जो है इनका सोच जो है बहुत छोटी हो गई है,
और हिंदुस्तान को ये तकसीम कर देगी और हिंदुस्तान के अंदर ये टेंशन इस तरह चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है और गुज़िश्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमेरिका? अमेरिका ने कोई इशारा तो किया इस बात का और इनको पहले वो मना भी करता रहा है, क्योंकि जो अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इजराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के सप्लाई की वो काफ़ी इफेक्टिव हैं और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोके हैं। तो अब उनका ख्याल यही था कि यह भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो अपने आप को अभी अमेरिका के कैंप में समझता है और वो चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में सब तरफ उनका साथ दे रहा है। तो उनका ख्याल है कि उनको उनसे हथियार लेने नहीं चाहिए रूस से अभी, और उन्होंने इनको वार्निंग भी दी थी 2-3 दफ़ा पहले पिछले चंद महीनों में कि उनसे मत खरीदो। तो जाहिर है इससे टेंशन ज़रूर पैदा होगी और इसको पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली हथियार बेचने का बहुत शौक है अमेरिका को। लड़ाइयाँ जंग भी इसीलिए करता था कि हथियार उनके जो है वो इस्तेमाल हो और बिकें। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, मकबूजा कश्मीर में जो भारत की रियासती दहशतगर्दी आपको पता है वो जारी है और कश्मीरी मीडिया के मुताबिक जो भारतीय सेना है, भारतीय फ़ौज, उसने 4 कश्मीरी नौजवानों को हैदरपुरा के इलाके में फायरिंग करके अभी शहीद भी कर दी है। तो पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के यूएन में डोजियर भी जमा करवाए। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर खासतौर पे इमरान खान साहब, पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, हर फोरम पर इंटरनेशनली आवाज़ बुलंद की जा रही है, कश्मीर के हवाले से बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो आलमी हकूक़ की चैम्पियन बनी फिरती हैं तंजीमें, ये लोग खुद देख रहे हैं और बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है, सबको नज़र भी आ रहा है। लेकिन जनरल साहब, ये जो आलमी बिरादरी है ये खामोश तमाशाई बनी हुई है, यानी देखते हुए ये अंधे बने हुए हैं, सुनते हुए ये बहरे बने हुए हैं, ज़बान रखते हैं, पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे बने हुए हैं। क्या समझ आती है आपको? इनके जो मफादात हैं इनको अजीज़ हैं और इंसानियत मर गई। बिल्कुल आपकी बात सही है, मसलहतें हैं और मुनाफकत है। जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं वो इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, पूरे मकबूजा कश्मीर को जेल खाना बनाया हुआ है। कभी इंटरनेट सर्विस बंद कर देते हैं, कभी हर बार हड़तालें वहाँ रहती हैं। अभी इन्होंने पिछले दिनों में, पहले भी बहुत फौज थी, अब इन्होंने और फौज वहाँ पर बढ़ाई है। जितनी फौज बढ़ाते हैं तो जज्बे तो कश्मीरियों के सर नहीं पड़े, वो तो अगर है, आपने देखा होगा जितने भी जुलूस निकलते हैं वो पाकिस्तान का झंडा उठाए होते हैं, जो शहीद होता है उसको पाकिस्तान के पट्टन पर दफन किया जाता है। उन्होंने तो अपना रेफरेंडम दिखा दिया कि वो किसकी तरफ हैं। अब आपने देखा कि एक अपना इंडोनेशिया का जजीरा था और एक जो था सूडान का था साउथ में, ये दोनों क्रिश्चियन रियासतें जो थी ये फ़ौरन से पेश यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन पास हो गया और बन गई। फ़लस्तीन का मसला साल से यूँ ही खड़ा है, कश्मीर का मसला यूँ ही खड़ा है। ना उनको वहाँ जर्नलिस्ट को खुली जाने की इजाज़त है, या यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो पाकिस्तान ने खुली इजाज़त दी है बॉर्डर पर जाने की, उनको इजाज़त नहीं देते। तो दुनिया इसके ऊपर उनको प्रेशर डालती है, उनके ऊपर उनको मना ही नहीं करती कि आप क्या करें। इतनी बड़ी जमहूरियत है और आप यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मांगते हैं, तो ये तो आपके करतूत है ज़मीन के ऊपर, तो कोई उनको आईना दिखाता ही नहीं है। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा कीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।